नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। और आज बड़ी खबर में बात उस बड़ी खबर की, उस बड़ी खुशखबरी की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया कि समझो हो ही गया, डील हो ही गई, बस शांति वार्ता बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है, युद्ध रुक जाएगा, 2 महीने के लिए सीज फायर होगी, सब बातें मान ली गई हैं। लेकिन इसी बीच ईरान में हमले होते हैं, 2 अलग अलग जगहों पर हमले होते हैं। लारक आइलैंड में एक बोट को टारगेट किया जाता है, साथ ही साथ आपको बता दें कि बंदरगाह पोर्ट जो है उस पर भी हमला होता है। तो ट्रंप चाहते क्या हैं, आखिर किस तरह से डील करना चाहते हैं? एक तरफ तो डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमले होते हैं। फिर कहा जाता है कि क्या आईआरजीसी है जो चाहती ही नहीं है कि ये शांति हो? आखिर ये सब चल क्या रहा है? फिर ईरान पलटवार करता है, ईरान की तरफ से भी बयान आता है कि भाई हमने तो ये जंग जीत ली है, यूरेनियम एनरिचमेंट को सरेंडर करने का सवाल ही नहीं उठता है, 2 महीने में इसमें कोई बातचीत नहीं होने वाली है। तो यहां पर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, तो पूरी दुनिया ने गिव अप कर दिया है कि कोई नहीं जानता, ट्रंप जो कहते हैं वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो सवाल पूरी दुनिया के सामने है। इस बीच ट्रंप एक और नया शगुफा छोड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड को सबको साइन करना है। अब्राहम अकॉर्ड का सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब अगर आप समझना चाहें तो भाई इजराइल को सबको मान्यता देनी है। अभी तक सब उस पर साइन भी कर चुके हैं, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को छोड़कर। अब पाकिस्तान करेगा तो कैसे साइन करेगा भाई, एक ऐसे मुल्क को कैसे वो एक्नॉलेज करेगा? वो कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया नहीं, ईरान को भी मानना है। भाई ट्रंप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? तो आखिर क्या वाकई में ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं? क्या ईरान का दावा कि उसने युद्ध जीत लिया है उसमें कितना दमखम है कि ट्रंप अब कैसे भी तैसे फेस सेविंग करना चाह रहे हैं? और अगले 4 दिनों में ये युद्ध नहीं रुकता है तो क्या पूरी दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ धकेल दी जाएगी? आसिम मुनीर का क्या कुछ होने वाला है? आसिम मुनीर क्योंकि डील करा रहे थे, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का दबाव होगा तो हालत खस्ता हो जाएगी, आवाम नहीं चाहेगा। सीधे सीधे ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते हम। मुनीर बीजिंग भागे हुए हैं। तो पूरी दुनिया में जो सिनेरियो बन रहा है ना, रूबियो भारत की तारीफ कर रहे हैं, ट्रंप 100% भरोसा करने की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो सिनेरियो बन रहा है वो युद्ध रोकने का बन रहा है या और भी ज्यादा भीषण युद्ध की तरफ धकेल रहा है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा इंटरनेशनल पैनल आज मौजूद होगा जिसमें अमेरिका से रिप्रेजेंटेशन होगा, पाकिस्तान से, ईरान से हम बात करेंगे, साथ ही साथ तमाम पहलुओं की। भारत से भी हमारे साथ विश्लेषक जो हैं वो जुड़ेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के, चीन से। तो सभी से हम लोग बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि भाई ये युद्ध किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर एक बार फिर उस वक्त अटैक किया। आप याद कीजिए पुरानी बात, जब पीस की डील की बात चल रही थी तब हमला किया गया था और ईरान कहता था भाई आप पे भरोसा कैसे कर लूं, जब जब पीस की बात होती है तो आप अटैक कर देते हैं। और इस बार फिर ऐसा ही हुआ है जब ईरानी डेलीगेशन बातचीत के लिए कतर पहुंचा, जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी मौजूद हैं। अमेरिका के इस अटैक से ईरान भड़का हुआ है। हमले के जवाब में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उसके इलाके में घुस रहे एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी सेना ने अमेरिका के फाइटर जेट्स पर भी गोलीबारी का दावा किया है। अब एक और थ्योरी निकल कर आ रही है कि भाई IRGC और जो वहां पे के हुक्मरान हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी अब आगची जो है वो चाहते हैं, यानी वहां ईरान के अगर हम बात करें विदेश मंत्री वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, वहां के स्पीकर जो हैं वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, यानी कि जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, लेकिन IRGC कह रही नहीं, अब मौका आया है, इतना कुछ गवा दिया है तो अब तो बिल्कुल आर्या पार की लड़ाई होगी। तो क्या वहां पर भी एक टसल है और इसीलिए युद्ध किसी पीस टॉक पर नहीं पहुंच रहा है? तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है? क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खेमनेई की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिससे सुनकर ट्रंप का गुस्सा भड़केगा। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान की जीत हो गई, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है। खामेनेई ने तमाम हज यात्रियों से अपील की है कि वो ईरान की जीत का मैसेज दुनिया भर में फैला दें। मुज्तबा खामेनेई ने यह भी कहा कि इजराइल अपने बुरे अंत के आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। मिडल ईस्ट में अब अमेरिका के बेस सुरक्षित नहीं है। इस्लामिक मुल्कों से नया रीजनल ऑर्डर बनाने के लिए एकजुट होने की अपील भी की। यानी कि देखिए, जरा सोच कर देखिए, पीस टॉक की बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छी न्यूज आने वाली है, इतने में आप हमले कर देते हैं। फिर आप ये देखिए कि स्टेटमेंट किस तरह के आ रहे हैं। तो ये युद्ध जा कहां रहा है, समझ से परे है। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिंह जी हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरजू काजमी हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमीत मकोड़े अध्यक्ष हैं A4H अमेरिका से साथ जुड़े हैं। सैयद आसिफ रिजवी हमारे साथ ईरान मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। और अखिल पराशर वरिष्ठ पत्रकार चीन से हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद आसिफ रिजवी साहब, सबसे पहला सवाल यही कि भाई बातचीत तो शांति की थी, खुशखबरी आने वाली थी, ये बम धमाके कहां से हो गए?
जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से जोड़ा मुझे। देखिए, पहले से ईरान कहते हुए आ रहा है, ईरान का स्टैंड इस एतबार से क्लियर था कि ईरान ने कहा था कि देखिए, ये विश्वासघात जो है जरूर करेगा अमेरिका, और भरोसा नहीं था। तब जो है बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे ईरान पे कि ईरान तो भरोसा ही नहीं करता है। तो भरोसा नहीं करने की ये वजह थी, जो अब फिर से आज एक बार, कल यानी कल एक बार फिर से सामने आ गई है। बहरहाल देखिए, इनका कोई अमेरिका का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। जो बयान आते हैं, जो ट्वीट करते हैं, कभी इनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ ट्वीट करते हैं, ट्रम्प साहब कुछ ट्वीट करते हैं, तो इनका कुछ किसी चीज में क्लियरिटी नहीं है। और रही, जैसे कि बताया कि एक तरह से ये कहा जाए कि ये जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनमें जो प्रॉब्लम क्रिएट है, खुद आपस में ये नहीं संभल पा रहा है। ये बातचीत करने की बात तो करते हैं, लेकिन पीछे से वार भी करते हैं। ये जो है इनका बहुत बड़ा ऐब है, जो बार बार सामने आता है। 2 बार पहले भी हुआ, ये तीसरी बार, चौथी बार आप गिन ले, चाहे जितनी बार काउंट करते रहेंगे ये होते रहेगा। प्रमीत तो मकोड़े फिलहाल साहब, जो पीस चीज चाहिए या फिर पीस की आड़ में बड़ा हमला करना है? बार बार ये हो रहा है, कैसे करें भरोसा? अच्छी खबर जी कैसे आएगी? बिल्कुल। आप तो बड़ा युद्ध चाह रहे हैं। नहीं, बड़ा युद्ध नहीं। देखिए, नहीं, अमेरिका का मैडम ऑब्जेक्टिव्स इज ऑलवेज क्लियर। आई थिंक फॉर लास्ट 1 मंथ दे आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग डिफरेंस। अभी मार्को रूबियो साहब अभी शायद इंडिया आए हुए हैं, तो यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग हिम क्लोजली। Even whether it is the foreign minister, defense minister, or our president, all are giving a very clear message. We don't want कि हमको अमेरिका का झंडा ईरान के ऊपर लहराने की कोई इच्छा नहीं है। 2 clear objectives are there. स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, उस पे किसी प्रकार से टोल गेटिंग या टोल नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अमेरिका के सेल्फ इंटरेस्ट की बात है कि ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटीज, पीरियड। उस इन दोनों चीजों पे किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। और जो समझौता तो तब होगा ना जब आप लोग बातचीत की टेबल पे बैठेंगे। ट्रम्प साहब ट्रूथ सोशल पर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, सुनिए ना। और वहां पर आप किस तरह से वहां पर आप देखिए ना कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जो आइलैंड है, लारक आइलैंड, वहां पर हमला हो जाता है एक बोट के ऊपर। साथ ही बात करें तो उनके दूसरे पोर्ट पर भी हमला हो जाता है। तो फिर ऐसे कैसे बातचीत होगी, बताइए ना। बंदर अब्बास पोर्ट पे अगर हमला हो जाता है, ठीक है, लारक में हमला हो जाता है, तो कैसे बात होगी? You would have seen कि even the foreign minister of Iran has given a statement that we are very close to agreement. तो इस तरह से वहां पर क्या है, there is no centralized command structure. IRGC का एक अलग, IRGC में भी अब 2 फैक्शन की बात आ रही है। What we are hearing in America is IRGC also has 2 factions. One is a very very hardliner IRGC, and there is a group of IRGC who are ready to negotiate and ready to come on the common terms. वहां की जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और वहां की जो सरकार है, जो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, वो तो डेफिनेटली चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द MOU साइन हो या एग्रीमेंट साइन हो, सीज फायर या तो लंबे टर्म के हो या वॉर खत्म हो। इट इज पर्टिकुलरली द IRGC एंड द हार्डकोर एलिमेंट्स ऑफ IRGC व्हिच आर कॉजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, यानी IRGC नहीं चाहता है शांति हो, ट्रम्प साहब तो पूरा चाहते हैं शांति। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। आरजू, ट्रम्प साहब तो बहुत शांति प्रिय आदमी है। वो सुबह उठ के सोचते हैं शांति, फिर इतने में बम गिर जाता है ना। ये थोड़ा खूबसूरत इत्तेफाक हो जाता है। लेकिन भाई आप लोग फंस गए हैं। मुनीर साहब ने डील कराते कराते कैश 22 सिचुएशन मोल ले ली है। अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करने पड़ेंगे। आरजू, आपकी आवाज अनम्यूट कर लें आप। हाँ जी, सॉरी। देखिए, वो तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जिनकी ट्वीट्स पे अक्सर आप लोग बुरा मना जाते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि जी हम इसको एग्री नहीं करते और ना ही ऐसा होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो खैर बाकी की जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अब्राहम अकॉर्ड के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसमें, अगर ईरान और अमेरिका की टेंशन होती है तो उसमें पाकिस्तान ज़्यादातर इतना ही फंसेगा कि हम किसकी साइड पर ज़्यादा हैं और किसके साथ कम हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान इतनी आसानी से मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो डोनाल्ड ट्रंप रोज़ सुबह को उठकर और एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देते हैं या ट्वीट्स लगा देते हैं कि सब ठीक हो गया, उनकी हर बात मान ली गई है, उसके कुछ ही देर के बाद जो है ईरान हर बात से इनकार कर देता है। तो वो तो जब हम बीच में पड़े थे पीस टॉक, और उसमें तभी मैंने कहा था कि अगर ये कुछ गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी नाम आएगा और कहा जाएगा कि जी अब आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई दे रही है, और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत आसानी से इसमें से कोई भी निकल पाएगा। ना तो वो कंट्रीज जो लड़ रही हैं और ना ही वो कंट्री जो बार बार पीस टॉक की बात कर रही है। अमिताभ जी, कोई निकलना चाहते हैं ट्रंप इस लड़ाई से? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको निकलना है तो निकलने जैसी बातें कीजिए ना।
या देखिए, फिर ट्रम्प आईआरजीसी इस- नहीं चाहता है कि युद्ध रुके? कई बार कहते हैं ना फॉल्स अटैक, ये शब्द से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये फॉल्स फ्लैग अटैक तो नहीं है। ट्रम्प साहब को ये लगता था, बेंयामिन नेतन्याहू को ये लगता था कि ये लड़ाई कुछ दिनों की होगी, कुछ दिनों में जब सारे उनकी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया जाएगा तो एक वेनेजुएला टाइप सिचुएशन होगा कि वहां के या तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या जो जनवरी में या दिसंबर में के अंत में शुरुआत हुई थी कि लोग सड़क पे आ जाएंगे, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। जो राष्ट्रवाद की भावना थी लगता है वो प्रबल हो गई। तो इसमें कई सारे डिनोमिनेटर हैं। अभी इस समय ट्रंप को ये लग रहा है, और ये जो होर्मुज वाला मसला है, ये शायद एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना इफेक्टिव चेक लगा पाएगा ईरान होर्मुज पे। और ट्रंप साहब को, जिसको अंग्रेजी में बार बार कहा जाता है, ऑफ रैंपिंग खोज रहे हैं। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह कोई एक बहाना मिले, कोई एक अकॉर्ड मिले जिसमें वो कह दें, भले ही वो इंप्लीमेंट कर ना पाए ईरान, कि हम होर्मुज को अब नहीं ब्लॉक करेंगे। तब वो वहां से निकल जाएंगे। और इसी कारण से अभी आप देखेंगे कि होर्मुज की जो समस्या है वो फोरफ्रंट पे आ गई है। न्यूक्लियर इशू भी सेकेंडरी है, लेकिन ईरान को ये जो न्यूक्लियर इशू से एक बड़ा इशू होर्मुज स्ट्रेट का मिल गया है, उसको वो पूरी तरह एनकैश कर रहा है। वो देख रहा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, और किसी न किसी तरह इसमें अमेरिका को इसके लिए जिम्मेवार पूरी दुनिया मान रही है। वो ये भी चाहता है कि जब अमेरिका निकले तो बाकी जितने अरब राज्य हैं उनसे हम डायरेक्ट निपट लेंगे, चाहे वो युद्ध करना हो या वो वार्ता करना हो या टोल टैक्स देना हो इस समय। और ट्रंप का जो एजेंडा है वो और ब्रॉडर हो गया। अब वो तो कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, जो सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहता था। हाँ, सऊदी अरेबिया एक समय में काफी करीब आ गया था अब्राहम अकॉर्ड करने के, जब वहां के इजराइल के राष्ट्रपति ने एक सीक्रेट विजिट की जद्दा की, और वहां लगभग ये तैयार हो गए थे कि हम साइन कर लेंगे अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन MBZ के जो पिता हैं किंग सलमान, वो एग्रीएबल नहीं थे कि जब तक फिलिस्तीन की समस्या हल नहीं हो जाती हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, और इस तरह वो रुका हुआ है। लेकिन ट्रंप का ये ट्रंप कार्ड कि जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं वहां वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें और इजराइल से दोस्ती कर लें, मुझे नहीं लगता ये किसी भी अरब या इस्लामिक वर्ल्ड को ये पसंद आएगा। अब तक सिर्फ दो ही तो ऑर्डर दे रहे हैं उन्होंने, ये थोड़ी क्या करना चाहिए, नहीं करेंगे तो वो तो धमका रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर अंजाम भी भुगतने पड़ेंगे सबको। हाँ, नहीं, उसी धमकी में आकर ये बोर्ड ऑफ पीस भी ये इन सारे राज्यों ने ज्वाइन किया, उसका भी कोई हल नहीं निकला। गजा और फिलिस्तीन की समस्या या हिजबुल्लाह वो चल ही रहा है। मुझे लग रहा है इस समय ट्रंप साहब एक क्विक फिक्स, एक डील करना चाहते हैं, वहां से अपना कमिटमेंट जो है पीस का वो लेके निकलना चाहते हैं। बाकी अरब वर्ल्ड पर इमीडिएटली और लार्जर वर्ल्ड पर वो थोप देना चाहते हैं कि होर्मुज से हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भी प्रॉब्लम है, और उससे वो निकलना चाहते हैं। इजराइल ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बना रहे। जिस तरह वो हिजबुल्लाह पे अटैक करता है, हमास पे अटैक करता है, वो उसी तरह जब भी ईरान बढ़े तो उस पर भी अटैक कर दे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई इजी क्विक फिक्स सोल्यूशन जो ट्रंप चाह रहे हैं वो मिलेगा। तो ट्रंप कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए जिसमें इज्जत भी बनी रहे कि अमेरिका ये जंग हारा नहीं है, ना ही वो पीछे हट रहा है, और उसे एक पीस डील मिल जाए। लेकिन वो डील मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चीन से अखिल पराशर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिल जी, मुनीर साहब आए हुए हैं वहां पर, अच्छे से स्वागत नहीं किया गया उनका, वहां क्या चक्कर है? जी, मुनीर जी के साथ साथ जो है वो शहबाज शरीफ भी आए हुए हैं, और इस दौरे का जो मकसद था वो ये था कि इस साल चीन और पाकिस्तान के जो राजनयिक संबंध है उसकी 75वीं वर्षगांठ है इस साल, क्योंकि पिछले साल इंडिया और चाइना के थे, इस साल पाकिस्तान और चीन के। तो वो जो वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए, साथ में जो इनका CPEC है, CPEC 2.0 को स्पीड अप करने के लिए, गति देने के लिए है, ग्वादर और जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग है उसको और जिंदा करने के लिए, और जो इन दोनों देशों के जो ऑल वेदर जो संबंध है उसको और मजबूत करने की दिशा में इसलिए ये विजिट हुई है। तो जो शहबाज शरीफ है वो सबसे पहले हांगचो आए, चुचियांग प्रोविंस की जो कैपिटल है हांगचो, वहां पर जहाँ पर अली बाबा का हेडक्वार्टर है उधर वो पहुंचे। वहां पर उन्होंने बिजनेस टॉक किया, फिर जो निवेश के लिए जो बातचीत है वो किया। उसके बाद वो बीजिंग आए। बीजिंग में आने के बाद उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो प्रधानमंत्री है ली छियांग, उनसे मुलाकात की। देखिए, अब बात आती है कि जब ये निवेश के लिए, आर्थिक उसके लिए बातचीत होनी है तो इसमें
मुनीर का आने का क्या मतलब है। तो इसलिए इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आर्थिक टॉक है, जो इकोनॉमिक टॉक है, उससे बढ़कर है, ये राजनयिक और कूटनीतिक तरीके से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें सीपैक को मजबूत करने की बात की जा रही है। और उसके अलावा क्योंकि फिर जो एक ये भी बात है कि वहां पाकिस्तान में जो चीनी नागरिक हैं, जो चीनी इंजीनियर्स जाते हैं ग्वादर के वहां, नहीं, रिश्ते ठीक चल रहे हैं ना चीन के और पाकिस्तान के। 75वीं वर्षगांठ तो मना रहे हैं, लेकिन मुनीर साहब को व्हाइट हाउस में लंच खिलाया जाता है, फेवरेट फील्ड मार्शल बताया जाता है अमेरिका के द्वारा। अब भाई जिसे अमेरिका से मोहब्बत होगी वो चीन उससे कैसे मोहब्बत करेगा? ये भी तो दिक्कत है ना अखिल जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए चीन को भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो चीन को छोड़कर नहीं जाएगा, और क्योंकि वो बंधा हुआ है चाइना पाकिस्तान, क्योंकि उसमें एक इंडिया का एंगल भी है, तो इसलिए चाइना को अच्छे से पता है कि ये लोग नहीं जाने वाले, इनसे दूर नहीं होंगे, ये अमेरिका की गोद में पूरी तरह से नहीं बैठेंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए जरूरत के हिसाब से वो है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, इतनी ढील देनी, इतना स्पेस तो दिया जाना चाहिए, वरना फिर एक घुटन महसूस हो जाएगी। तो लेकिन चीन को पता है कि पाकिस्तान जो है वो उन्हीं के ही साथ है, और उसके बाद ग्वादर पाकिस्तान की सबसे बढ़िया खूबसूरती है वो सबके साथ होता है। हमारे यहाँ तो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सबके साथ होता है। वो चीन के साथ भी होता है, अमेरिका के साथ भी होता है, वो ईरान के साथ भी होता है, वो मतलब सऊदी के साथ भी होता है, मतलब गजब का साथ है उसका, है ना, वो किसी के साथ नहीं होता। मतलब ठीक है अखिल जी आपके पास आऊंगी। रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब जी, प्रमित साहब आपके पास भी आती हूँ। रिजवी साहब, प्रमित साहब ने कहा था अभी कि दिक्कत यह है कि ईरान की अंदर ना एकजुटता नहीं है, IRGC चाहता ही नहीं है शांति हो, IRGC में भी दो फाड़ हो चुकी हैं, आपकी जो लीडरशिप है वो चाहती है शांति हो, तो दिक्कत आपके घर में हो गई है। अब शांति तो चाहिए आपको, बहुत नुकसान हो गया आपका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, फॉल्स नैरेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमेट्स अपना काम करते हैं, आर्मी और IRGC अपना काम करती है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि यहाँ की आर्मी जो है, ईरान की आर्मी चूड़ियां नहीं पहन बैठी है। ये जो है जब इन पे हमला होगा तो करारा जवाब मिलेगा, इनको ये समझना चाहिए। ये ईरान है, ये गलत आदमी से निपट गए। ये ट्रम्प साहब जो है ना, जो सोच रहे थे, देखिए पहले तो हमको कुछ चीजें समझनी चाहिए। हम जो बिल्कुल इस लड़ाई में अमेरिका का आने का कोई कॉज नहीं था, ये जो इसराइल फर्स्ट के कॉज पे आए हैं, इनका जो असल मुद्दा था वो इसराइल फर्स्ट इन्होंने जिस तरह से पूरी लड़ाई में दिखाया है, ये अमेरिका का कोई मुद्दा ही नहीं था, ये न्यूक्लियर कोई मुद्दा नहीं था। न्यूक्लियर पे तो ऑलरेडी बात हो रही थी, 2015 में बात हो चुकी थी, साइन हो चुके था, लेकिन उसके बाद अगर आपको, जब आपने ट्रम्प साहब आए और फाड़ा उन्होंने ये डील को, तभी हमला कर देते, तभी अटैक कर देते। ये 10 साल 8 साल गुजरना ये बताता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं थी। यहाँ पे जो फैक्ट है, जो फैक्टर है जिसको कहा जाए, वो इसराइल फैक्टर है। और इस वक्त जो है ये लड़ाई इसराइल को बहुत पसंद आ रही है। वो चाह रहा है कि बहरहाल हमारे साथ जो है अमेरिका इस वक्त अच्छे से साथ में है। इसीलिए देखिए जब भी डील की बात होती है, कुछ ना कुछ अटैक्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हमला हो जाता है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि देखिए अगर ये लड़ाई अगर फिर से शुरू होती है, ईरान जो है बहुत शांतिपूर्व बात कर रहा था, डील के बहुत करीब था, और जैसा कि आप लोग न्यूज में मीडिया में देख रहे हैं कि ईरान ने कह भी दिया था कि ठीक है ये साइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा है, इस तरह से जो आर्थिक जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो न करे। लेकिन अमेरिका और खासकर इसराइल बिल्कुल नहीं चाह रहा है। लेकिन मैं एक शॉर्ट में जवाब दूंगा। आज जो जैसे कि IRGC कमांडर का था बयान, वो ये कि अगर अमेरिका इससे बाज नहीं आएगा तो इसको करारा जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से। इनको समझ जाना चाहिए। और मैं ये बताऊंगा, ठीक है प्रमित जी, जितने क्लियर वॉर ऑब्जेक्टिव्स आपको है ना, तारीफ है आपकी कि पहले दिन से लेकर आज तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी है वॉर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ट्रम्प साहब को उतनी नहीं है, उनके रोज सुबह बदल जाते हैं, रोज सुबह बदल जाते हैं। मैडम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। सर दिक्कत यही है ना कि एंड ऑब्जेक्टिव अभी उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी लड़ाई नहीं थी, आप कूदे उसमें। आप चाहते हैं his style is very different, मैडम। वो एक अलग स्टाइल के लीडर है। हर लीडर की अपनी स्टाइल होती है। He is definitely way different than most of the political leaders that you have seen। आप लोग मीडिया में चाहते हैं कि एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई आकर बार बार एक प्रेस ब्रीफिंग दे और उस प्रेस ब्रीफिंग के हिसाब से जो बोला गया है वही हो। He is acting as a commander in chief। नहीं, मूड स्विंग के हिसाब से हो सर, रणनीति के हिसाब से ना हो।
है ना? Unpredictability is his style. It is a strategy that he is using and that is going on very well. उन्होंने पिछले 15 महीने में जितनी भी आज डील्स की हैं, this is one of fourth और fifth major issue that he is handling as a president, और उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं. देखिए, अमेरिका is having सर कैसे सफल हुए बताइए? न्यूक्लियर जो पूरा जो प्रोग्राम है वो रुक गया, जो यूरेनियम एनरिच था वो आपके जो फौज थी उसने ढूंढ निकाला, अपने कब्जे में ले लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपने पैरेलल एक दबाव बनाया, खुलवा दिया, ठीक है, वो तो खैर इशू था ही नहीं, वो तो वॉर ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, आपने रिजीम चेंज कर दी, नहीं करी, ठीक है, आप बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने, आपको कैसे गए, आप जीत गए? अब 2 मिनट हमको भी समय, मैडम क्या है कि देखिए, उनके जो सुप्रीम लीडर थे जिसके पास टोटल कमांड थी ईरान की, उनका कहना था डेथ टू अमेरिका और मैं इजराइल को इस नक्शे से मिटा दूंगा। हमने की मौत ऑब्जेक्टिव था? नहीं, हमने की मौत का एक बड़ा, मैंने एक बड़ा हाँ या ना? वहां से अब डेथ टू अमेरिका विल नेवर बी अटर्ड एटलीस्ट फॉर 40 साल से अटक कर रहे फ्रॉम थे ईरान। नहीं तो मैडम 40 साल से अटर कर रहे थे, तो कभी ना कभी तो हम उनको सबक सिखाना था, और उसके बाद मैडम जब हमको समझ में आ गया कि उनकी 60% यूरेनियम है, मैडम काफी कुछ हद तक हम काफी सफल हुए हैं उसमें। क्या सफल हुए? मुझे अपनी 5 सफलताएं गिनवा दीजिए। मैडम कितना एनरिच यूरेनियम आप ले आए? नहीं मैडम, यूरेनियम रिजीम चेंज आपने करवा दी, एनरिच यूरेनियम को रिजीम चेंज आपने करवा दी, मुझे एक ना ये वाला कर लिया मैंने अचीव। मैडम नेक्स्ट 10 इयर्स तक वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटी बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकेंगे, ये एक निश्चित बात है। यहाँ पर उनको इतना ज्यादा आघात तो पहुंचा दिया गया है। तो युद्ध रोक दीजिए। पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो गए हैं कि जो देश अपने ही नागरिकों को 50,000, कुछ लोग 7,000 बोलते हैं, कुछ 50,000 बोलते हैं, पर अगर मैं सबसे कंजर्वेटिव नंबर भी लूं, अगर 7,000 लोगों को भी अपने ही नागरिकों को जो देश मार सकता है, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे आप किसी प्रकार का विश्वास नहीं कर सकते। थर्ड, अमेरिका पे विश्वास सिर्फ अमेरिका पे करना चाहिए, ठीक है ना? अमेरिका को तो आप दुनिया के कई देश धन्यवाद दे रहे हैं, शायद इतिहास में आप भी जाके धन्यवाद देंगे कि एक इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिस्ट रजीम के पास न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। ये अमेरिका तो फिर युद्ध खत्म कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव तो हो गया। हर देश ये चाहता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं हो, खत्म कर दीजिए ना, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना। मैडम चाहने में और केवल टीवी में आकर स्टेटमेंट देना इस बात अलग। अच्छा। ये केवल अमेरिका जैसी सुपर पावर और मिलिट्री पावर कर सकती है कि जो वहां जाके अटैक करके उसको पूरा नेस्तानुबूत करे, और पूरा नहीं हुआ है तो 80-90% तो डेफिनेटली हमने डैमेज किया ही है। एंड दैट द मेनी ऑफ द कंट्रीज आर थैंकिंग कि यार हमको आज एक न्यूक्लियर थ्रेट तो नहीं है, जो देश हार्मूज को वेपनाइज कर सके। सर मुझे लिस्ट चाहिए होगी आरजू, पाकिस्तान ने थैंक यू कहा है, आप लोगों ने कहा है थैंक यू। मैं ट्वीट पढ़ रही थी, शाहबाज साहब का लंबा चौड़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा थैंक यू लिख के भेजा है कि अगर वो एक सेकंड सर, आप पहले नाटो देशों से, यूरोपियन यूनियन से थैंक यू कहलवा लीजिए और सऊदी से। खैर आरजू, पाकिस्तान तो जो अमेरिका कहेगा वो कर ही देता है बेचारा। देखिए ड्राफ्ट भी वहीं से होके आते हैं सर, थैंक यू। हाँ अब इस बार तो खैर नहीं पकड़े गए, ड्राफ्ट में मेरे ख्याल है खुद ही लिख लिया होगा, लेकिन ये जरूर है कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि हमेशा जो है वो अमेरिका के कहने से ही चलते हैं। लेकिन अगर इनको ये लगता है अमेरिकन को या डोनाल्ड ट्रंप को कि जी ईरान बहुत खतरनाक है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो क्या अमेरिका पे ट्रस्ट किया जा सकता है जिसने जापान के ऊपर एक बार चला भी चुका है न्यूक्लियर वेपन? क्या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप की तो अपने ही लोग जो हैं वो रिजाइन कर करके जा रहे हैं, कोई कुछ रीजन बता रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब चाहे वो 2-4 कंट्रीज पाकिस्तान जैसी जो है उनसे चाहे वाह करा ले, लेकिन वो वाह ही उनके काम नहीं आ रही है। और इस वक्त जिस तरह से ईरान ने उनका हाल कर रखा है, वो सुबह उठ के जितनी ट्वीट्स लगाते हैं, जितने क्लेम करते हैं, वो 2 घंटे के बाद ईरान सारी रिजेक्ट कर देता है। अभी तक ईरान से तो मैंने नहीं सुना कि उनके कोई ऑफिशियल्स जो है वो रिजाइन कर गए हों या उन्होंने कहा हो कि हम नहीं जाएंगे लड़ने या ऐसी कोई बात की हो। वो बिल्कुल खड़े उनके आगे, चाहे जितना मर्जी आप उनको कमजोर कह लीजिए या छोटी कंट्री कह लीजिए, जो कहना है अमेरिका को कह ले, लेकिन सही बात तो यही है कि इस वक्त तो उन्होंने अमेरिका का हाल खराब कर रखा है। और उसके बाद अगर कोई डिफेंड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को, तो मैं तो कहती हूँ उनको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मुझे तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग बैठकर और पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, मैं तो उन्हीं पे हैरान होती कि आप उनसे भी आगे चले गए। जी वो आपको 31 तोपों की सलामी दिलवा रही हैं, बहुत शानदार तरीके से ट्रंप साहब को डिफेंड करते हैं। इतना तो बेचारे खुद को नहीं कर पाएंगे।
50 से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा उनकी टॉप लीडरशिप पूरी दुनिया से रिजाइन करके जा चुकी है अमेरिकन मिलिट्री के अटैक के कारण। सर वो तो कह रहे हैं आप शहीद हुई है चिंता ना, वो छोड़ दीजिए कि शहादत है कौन सर, रिजाइन वो कर रहे हैं, शहादत नहीं है रिजाइन कर रहे सर, हैं। रेजिग्नेशन और नहीं है मैडम सर। अमेरिका में, सर वो अमेरिका रेजिग्नेशन में नहीं है, अगर आपने मैडम किसी को अमेरिका मार में, डाला है तो वो रेजिग्नेशन नहीं होता। नहीं चलिए, आई शुड भाग्य नॉट नहीं गो है। इन द लाइटर नोट, अगर किसी की मौत पे इस तरह से लाइटर नोट पे कमेंट नहीं देने चाहिए मुझे, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं मैडम कि 50 से ज्यादा लोग उनके यहाँ पर एक तरह से एलिमिनेट किए जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहना चाहूंगा मैडम, अमेरिका में आज डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडरशिप इज सुप्रीम, और अगर उनकी वेवलेंथ और अगर मिलिट्री की वेवलेंथ नहीं मैच होती है तो उनको रिप्लेस किया जाता है, और उसमें कोई गलत नहीं है। ये कैसी- वी डोंट हैव अ मिलिट्री सर- लीडरशिप, वी डोंट हैव अ मिलिट्री सर ये लीडरशिप। कैसी डेमोक्रेसी है जिसपे ट्रम्प उठ के अपने मीडिया को बुरा भला कहते रहते हैं? सारा दिन ट्रम्प अपने मीडिया से नाराज रहते हैं, जो भी ट्रम्प के खिलाफ बात करता है अमेरिका में। और वेनेजुएला में कौन सी डेमोक्रेसी दिखाई थी साहब? नहीं मैडम, वेनेजुएला से वहां पर भी एक परेशानी थी, फॉर इयर्स टुगेदर वहां से हमारे पास जो ड्रग सप्लाई आते थे, इतने क्यूबा से नहीं आते थे, ड्रग्स की मैक्सिको से नहीं प्रॉब्लम आते इतनी बढ़ी थे। है। और मैडम उसमें भी कनाडा देयर से इज नहीं नो, मैडम उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। वेनेजुएला वाज एक्टिंग एज अ पपेट ऑफ चाइना, और चाइना को कमजोर करना ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। ईरान में भी न्यूक्लियर भाई, आप वॉरेंट लोग इज वन decide कर ऑब्जेक्टिव, लीजिए। बट मैडम अभी तो decide चाइना ने नहीं है, आपके ये साथ क्या किया था सारी दुनिया को पता चल गया था। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना की बातें आपको बाहर पता नहीं लगती है। हमारे डेमोक्रेसी है, इसलिए आपको नहीं लेकर आपकी तमाम बातें भी ट्रम्प साहब ने पत्रकारों को पता हमारी बात करवाई थी लगती है। बाकायदा सोशल मीडिया पे अपना, अगर वो लिखते नहीं ना ट्रूथ पे तो शायद पता भी ना लगती। वो तो ट्रम्प साहब ने पूरा जैसे कहते हैं दुनिया को बताया कि हुआ क्या है। नहीं बट मैडम वेनेजुएला, आज आप वेनेजुएला का सस्ता ऑयल, मैडम वेनेजुएला, क्यूबा, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, कोलंबिया, ये सभी तरह के देश जो हैं ये चाइना और रशिया को के एक्सेस को मजबूत कर रहे हैं। ये पूरी डेमोक्रेटिक लेड वर्ल्ड ऑर्डर को कमजोर कर रहे हैं, एंड अमेरिका इज टेकिंग दैट लीड बाय collecting all and bringing all the democratically elected countries together। क्वाड भी उसका एक उदाहरण है। आज जो क्वाड मजबूत हो रहा है अमेरिका की वजह से, वो चाइना और रशिया के एक्सेस को कमजोर करने का काम है। तो आई थिंक अमेरिका इज सारी दुनिया की समस्याएं सुलझाने का काम अमेरिका ने ले रखा है, लेकिन बात यह फसाद की जड़ भी वही होता है। आरजू बाकी सब तो ठीक है, ये चीन से जो तस्वीरें आई हैं बड़ी अजीब सी हैं। 75 साल आप लोग दोस्ती के सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, है ना, वेलकम ही नहीं हुआ, रिसीव करने कोई नहीं आया, फिर बेचारे मुनीर साहब ताक झांक कर रहे थे वहां पे कमरे के अंदर। अच्छा लगता है ऐसे? नहीं, मैंने इत्तेफाक से वाकई में नहीं देखी अभी तक ये न्यूज या ये फुटेजेस नहीं देखी है, लेकिन हमारे लोगों को आदत है, हम इतनी छोटी छोटी बातों पे माइंड नहीं करते। आपने नहीं देखा था इमरान खान जब अमेरिका गए थे तो इमरान खान को भी कोई लेने नहीं आया था, इमरान खान वो बस में करके और व्हाइट हाउस पहुंच गए थे। तो ये लोग ये छोटी छोटी बातों को, अगर हमारा मतलब फंसा हो किसी कंट्री के साथ तो हम उसमें माइंड नहीं करते। वैसे भी कहते हैं ना कि बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, हम लोग महसूस ही नहीं करते, इस वजह से हमारा ये हाल है। लेकिन ये जरूर है कि 75 ईयर्स तो मनाए जा रहे हैं, और जाहिर है कि इस वक्त चाइना को भी पाकिस्तान की जरूरत है जहां जहां जैसे अमेरिका को चाहिए होता है। तो इसीलिए हमारे लोग जो हैं वो मुसलसल चाइना की वाह कर रहे हैं। बल्कि अब तो इन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, शायद वो आपकी नजर से गुजरा हो, उसमें तो उन्होंने कश्मीर की बात भी कर ली। हालांकि चाइना किसी और के मामले में ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन इस वक्त उन्होंने उस पर भी स्टेटमेंट दे दिया है कि उसको उस इशू को भी सॉल्व हो जाना चाहिए। हालांकि ये तो पाकिस्तान और इंडिया की आपस की बात है। तो चलिए खैर, यहाँ पर पाकिस्तान का तो मामला ही अलग है, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड, अभी मैं कुछ पाकिस्तान का आवाम जो है उनकी रिएक्शन देख रही थी, सुन रही थी। वो मुनीर साहब से बहुत नाराज है। वो कह रहे थे कि भाई शांति से चुपचाप से घर बैठना था, पता है ईरान से क्या संबंध है, इस्लामिक ब्रदरहुड भी कुछ होता है। मुनीर साहब ये चौधरी बन के डील करा रहे थे। आवाम बहुत गुस्से में, बहुत नाराज है, कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, बिल आया सो अलग और ये इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने का दबाव अलग। देखें, ये तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो साइन हो पाएगा, क्योंकि कई जो बाकी अरब कंट्रीज हैं वो भी इसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि इजराइल के साथ हमें इतना क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तो भारत से बल्कि 5 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा कि हम भारत नहीं जा सकते। हमारा तो इजराइल के साथ एक बार भी कोई इस तरह का क्लैश नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपने पासपोर्ट पे लिख रखा है कि हम इजराइल नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से इससे फायदा जो है वो इजराइल का ही हुआ होगा,
क्योंकि वरना हमारे लोग वहां भी पहुंच गए होते। लेकिन अब प्रॉब्लम सारा ये है कि ये तमाम दुनिया से लड़ाई झगड़े करके पाकिस्तान जो है वो अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएगा, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। हर तरफ इन्होंने झगड़े कर रखे हैं, इसराइल को लेकर, कभी भारत को लेकर, कभी अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा मुल्क के अंदर भी देखना पड़ेगा, कंट्री को भी थोड़ा सा बेहतर करना होगा। सिर्फ ये कह के नहीं हम तो इसराइल से भी बात नहीं करेंगे और हम तो भारत से भी बात नहीं करेंगे, ऐसा कह के जो है वो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अब या गवर्नमेंट जो है वो अब पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं कर पा रही। पब्लिक सपोर्ट तो भूल जाइए, लेकिन पब्लिक की वहां कोई सुनता होता तो शायद ये हालात नहीं होते। पब्लिक की पसंद वाला तो नेता जेल में बैठा रहता है आपके यहाँ, वो बात अलग ही है। खैर, लेकिन अमिताभ जी ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मतलब चाह क्या रहे हैं भाई, ये तो बता दीजिए। मतलब हमें भी असेसमेंट करने में, इतने में हम पढ़ाई करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल। 2 घंटे बाद पता चलता है ऑल इज नॉट वेल, करारा जवाब मिलेगा। देखिए, ट्रंप साहब जब तक इस दुनिया के हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहेंगे, जब तक अमेरिका उनके हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहेगा, अमेरिकन जितना कह लें कि ये डेमोक्रेटिक है, मुझे नहीं लगता कि इस समय दुनिया में उथल पुथल को कोई होने से रोक पाएगा। अब आप ये देखिए ना, क्यूबा को इन्होंने घेर रखा है। अब वहां के जो पुराने रूलर थे, जो कास्ट्रो साहब के भाई थे, उन पर उन्होंने केस डाल दिया। अब उनको शायद उठा के अमेरिका लाने की कोशिश हो रही है। तो जब तक ट्रंप साहब रहेंगे वो शांति रहने नहीं देंगे। ग्रीनलैंड को ले लीजिए, यूरोप से उनकी लड़ाई देखिए, नेटो के बारे में जो कहते हैं, भारत को कितना उन्होंने उल्टा सीधा कहा। अब तो फिर शायद वो दोस्ती करने के 100% भरोसा कीजिए, रूबियो साहब को भेजा शांति दूत बना के। हाँ, मतलब ये जो जितना उथल पुथल उनके मानसिकता में होती रहती है, और मैं बार बार कहता हूं, आपको पहले भी कह चुका हूं आपके स्टूडियो में, कि ट्रंप साहब अगर लेफ्ट उठे तो नई नीति आ जाती है, राइट उठे तो नई नीति आ जाती है। अगर इसी तरह से वो दुनिया चलाते रहे तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है एज ए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफेंस डील में जितने में इन्वॉल्व रहते हैं वो, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, अमेरिकन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ट्रंप साहब ये भली भांति जानते थे कि आज से नहीं, इजराइल जब से 1979 से जब से इस्लामिक क्रांति हुई है ईरान में, तब से इजराइल उनको उकसाता रहा है कि आप इंटरवीन कीजिए। ये डेथ टू अमेरिका जो बार बार कहा जाता है, हिंदुस्तान में लेफ्ट पार्टियां कितने अमेरिका मुर्दाबाद करते रही। पूरे बंगाल में, केरल में, दिल्ली में भी जो लेफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन होते थे वो चिल्लाते रहते थे अमेरिका मुर्दाबाद। इसका मतलब थोड़ी है कि अमेरिका हिंदुस्तान पे या बंगाल पे या केरल पे अटैक कर देगा। तो ये एक एक्सक्यूज है। ये बात तो सही है कि इजराइल को ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, और इजराइल से ज्यादा ईरान को अब इजराइल से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। तो ये जो सामंजस्य बैठाने की पूरी दुनिया में कोशिश करता रहता है अमेरिका, वो शायद अमेरिकन को ही सूट करे, वो ट्रंप साहब को ही सूट करे, लेकिन इसमें जो अमेरिका एज अ क्रेडिबल पार्टनर दुनिया को नजर आता था वो नहीं है। चीन जाते हैं, वो नई भाषा बोलते हैं। चीन जाते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जब वो वही राष्ट्रपति ट्रंप जो यूरोपियन से मिलते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप बिजनेसमैन है ना सर, जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसकी मजबूत है। जी, संडे को कुछ कहते हैं, मंडे को स्टॉक बढ़ता है, ट्यूसडे को अटैक कर देते हैं ईरान पे। तो अगर इसी तरह की अप्रोच रखना है, इसी तरह की डील के तरह कूटनीति करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का अब कोई ऑल्टरनेटिव इस समय और लोगों को ढूंढना होगा। और भारत ढूंढ भी रहा है, हम काफी हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि अमेरिका इस समय कहां स्टैंड करता है और वो क्या पोजीशन लेता है। ठीक है रिजवी साहब, क्या अमेरिका की पोजीशन तो खैर यही है, जिस तरह से आपने कहा कि जिसे कहते हैं ना, वो अब चाहता नहीं, ऑफ रोड होना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि वो युद्ध के रास्ते पे चले, एक ग्रेसफुल उसे रास्ता चाहिए। रिजवी साहब, जाहिर सी बात है कि ईरान भी कुछ भी कहें, ईरान में भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और जिस तरह से डील की कुछ शर्तें निकलकर सामने आई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर जो सहमति की बात सामने आई, जिसको ईरान ने भी डिनाई नहीं किया था इनिशियली, जब तक कि हमले नहीं हुए थे तब तक वो भी प्रोग्रेसिव इस डील की तरफ लग रहे थे। तो आपको लग रहा है कि ठीक है, कुछ हर्डल जरूर आए हैं, लेकिन ये डील हो जाएगी? भले ही आप न्यूक्लियर वाला मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में डाल देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डिस्कस करेंगे, पहले 3 महीने का सीजफायर ले लेते हैं। देखिए, पहले मैं 2 पॉइंट्स का जवाब दूं, फिर आपके जवाब पे आता हूं। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट अमेरिका से जुड़े कह रहे थे कि ड्रग्स का, ये ड्रग्स एक बहाना है। इस वक्त सबसे बड़ा पूरी दुनिया में ड्रग्स माफिया जो है वो अमेरिका है। उसने अफगानिस्तान में क्या किया ये सब जानते हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त, इनासी आपको पता होना चाहिए कि वहां पे खेती बाड़ी नहीं होती है,
वहां पे अफीम, चरस, गांजा बोया जाता है। ये पूरा पूरा अमेरिका के अंडर में होता है और बहुत बड़ा व्यापार होता है। और आए दिन ईरान के, क्योंकि रास्ते से जाता है, बॉर्डर पड़ता है, तो ईरान आए दिन पकड़ता है उसको और जलाता है। तो ये कितने बड़े जो है बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहरहाल हम भी जानते हैं। और रही डेमोक्रेसी की बात, तो डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि मोर देन 400 जो है मिलियन से बताते हैं कि असलहे और गन्स लोगों के पास है। पूरे के पूरा जंगल राज चल रहा है वहां पर। ठीक है सर, अमेरिका में जो चल रहा है ये बताइए, डील का कुछ चल रहा है, कुछ हो पाएगा? क्योंकि बीच में जो खबरें आई थी उसमें लग रहा था कि समझो हो ही गया। ईरान ने भी डिनाई नहीं किया था जो अमेरिका की तरफ से प्रपोजल आया था। नहीं, अमेरिका की तरफ से प्रपोजल नहीं था। ईरान के जो 4 पॉइंट्स थे उस पे ये प्रपोजल साइन करने के बहुत करीब थे। और इन्होंने कहा कि हम 12 मिलियन या 25 मिलियन जो इनके जो कतर में एसेट्स हैं उसको हम उसको हम रिलीज करेंगे। और कल जो है ईरान का एक डेलीगेशन गया भी था कतर से बात करने, लेकिन कतर ने कहा अभी तक अमेरिका से ऐसी कोई हमको कंफर्मेशन नहीं मिली है कि जिसपे हम रिलीज करें। तो इन्होंने कहा ये तो दोगलापन हो गया अमेरिका ने, जबकि अमेरिका ने कहा है ठीक है आप होर्मुज खोलिए, हम एसेट्स फ्रीज का जो है आपको उसको रिलीज करेंगे। लेकिन कतर कुछ और कह रहा है, बाकायदा कतर के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन का बयान। लेकिन ईरान तो राजी हो गया था ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई टोल नहीं वसूला जाएगा, वो एनवायरमेंट के नाम पर कुछ एक फीस जो है वो देनी होगी मैरीटाइम। अभी तक यही चल रहा है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा है और ये मुद्दा पार्लियामेंट में गया है। अभी तक पार्लियामेंट में साइन नहीं हुआ ईरानी पार्लियामेंट में कि आया टोल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बस छोटा मोटा जो इंश्योरेंस के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे और जो एनवायरमेंट के नाम पे जो इनका खर्चा आता है बस वो लिया जाएगा। ठीक है प्रमीत सर, जरा बता दीजिए भाई, जहां पर ईरान जिस मसौदे पर दस्तखत के लिए राजी हुआ था उसमें तो उनका जो कह रहे थे ना कि जो पुराना उनका पैसा है उसे अकाउंट्स को अनफ्रीज किया जाए, वो भी आप लोग मानने के तैयार हो गए थे। रिजीम चेंज नहीं हो रहा था, वो भी आप मानने के लिए तैयार हो गए थे। ईरान का तेल जो है वो खरीदा जा सकेगा, मतलब उससे व्यापारिक रिश्ते तेल के वो होंगे, उस पर भी मान गए थे। तो ऐसा लग रहा है झुका तो अमेरिका था, ईरान नहीं। देखिए और 2 महीने तक, जब तक सीजफायर होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी इस मुद्दे पर। मैडम देखिए, दो मुद्दे पे रेड लाइन थी। अमेरिका वाज वेरी वेरी रिजिड, दैट इज एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास नहीं रहने दिया जाएगा, जो 60% एनरिच्ड है। 3 से 5% यूरेनियम अगर आप शांति से उसके लिए न्यूक्लियर पावर के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन। बट 60% यूरेनियम इज वेरी वेरी डेंजरस for not only for America but rest of the nearby countries as well, because within 60 days you can take it to the nuclear warhead level। तो वो उस पे किसी प्रकार का समझौता नहीं है। और हार्मुज जैसे एक वाटरवे को आप वेपनाइज करें, उसको टोलगेट करें, उससे फाइनेंशियल लाभ लें, इस पे भी अमेरिका किसी प्रकार से समझौता नहीं करेगा। बाकी सब चीजों में अमेरिका समझौता करने के लिए रेडी है, बिकॉज अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है। एज वी नो, हमारे यहाँ पर भी महंगाई बढ़ी हुई है, हमारे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इंडिया में बढ़ा हुआ है, चाइना और तमाम वेस्ट एशिया के देश तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए अमेरिका इज एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री इज रेडी टू टेक दैट स्टेप, बट 2 थिंग्स व्हिच आर वी आर नॉट रेडी टू एग्री, एंड दैट्स वेयर द बोन ऑफ कंटेंशन। और दूसरा मैडम, जो आपके बाकी सब पैनलिस्ट कहते हैं, देखिए कि अमेरिका पिछले 25 साल से अमेरिका की सब तारीफ कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका वाज एक्टिंग एज अ पोलाइट बिग ब्रदर। पोलाइट बिग ब्रदर, आपकी मांगे माने जाए, यूएस एड की तरफ से कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाए, कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर। अमेरिका और पोलाइटनेस जो है वो कभी हैंड इन हैंड जाती हुई नजर नहीं आती सर। मतलब वो जो स्नॉब एटीट्यूड रहता था ना कि वी आर द बिग डैडी, वो रहता था। अब की बार किसी को कहते हैं ना स्नॉब को किसी ने जब रिबफ किया, जब उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, तब जाके समझ में आया पोलाइटनेस क्या होती है। चीन की तस्वीरों में देखी थी पोलाइटनेस सर हमें। मैडम जवाब तो टीवी चैनल्स पे दिया जा रहा है, प्रोपोगंडा केवल मीडिया पे दिया जा रहा है। वस्तु स्थिति में उन्होंने बहुत बुरी मार खाई है। हाँ। और बुरी मार खाने के बाद उनके खुद के चैनल्स कहते हैं कि $200 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जिस देश की जीडीपी ही अगर $200 बिलियन साल की हो, सॉरी आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर, पर अगर उसको 200 से ज्यादा बिलियन का नुकसान वॉर में हुआ है 60 डेज में, तो इट्स अ बिग बिग लॉस फॉर देम। तो आप वो चिंता छोड़ दीजिए कि अमेरिका का नुकसान हुआ है या बात नुकसान की नहीं सर, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन
यूनियन, ये तमाम देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते मतलब थे, आज वो पलट के जवाब दे रहे हैं। अमेरिका की जो टोन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के सामने रहती है, वो जाके चीन में तो नहीं रहती है, वो बॉडी लैंग्वेज और टोन, ये पूरी दुनिया को सर समझ में आता है। पोलाइटनेस जो आप कह रहे थे, मैंने उसका जवाब दिया है। यहाँ पर अमिताभ जी लगातार जुड़े हैं। अमिताभ जी, सिर्फ एक चीज जरा यहाँ से क्लैरिटी चाहूंगी मैं, कि क्या अब दोनों मुल्क ये जान चुके हैं कि भाई ना तो वो सरेंडर करेगा यूरेनियम के मुद्दे पे, ठीक है, और अमेरिका को अपनी फेस सेविंग भी करनी है क्योंकि उस जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहता है, तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बैठेगा कि भाई हम सीज फायर करते जाएंगे, लंबी लंबी 2 महीने की, 3 महीने की, और ऐसे ही डिले होता रहेगा, डिले टैक्टिक चलती रहेगी। नहीं, देखिए, अमेरिका या ट्रंप इस बात पर कभी नहीं मानेंगे कि जो 450 किलो 60% एनरिच यूरेनियम वो कहीं जो दबा हुआ है अमेरिकन बॉम्बिंग्स के बाद, उसको निकाल के किसी तीसरे देश को या अमेरिका को के हवाले नहीं किया जाए। अमेरिका इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो 2015 में जो JCPO साइन हुआ था बराक ओबामा और उस समय के ईरान के शासकों के बीच, वो फिर से वापस आ जाएगा। उनका भी यही कंटेंशन था कि आप 3.67% से यूरेनियम एनरिचमेंट ज्यादा नहीं करेंगे। उस समय एग्री भी कर गए थे, वहां के IAEA के इंस्पेक्टर्स आते थे, तो ट्रंप साहब ये बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, तो उनके नहीं तो उनके जो मागा वॉरियर्स हैं उनके पीछे पड़ जाएंगे। दूसरी बात, ईरान हमेशा ये चाहेगा कि इस मौके का फायदा उठाकर उस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि सैंक्शंस उन पे कम हो सके और जिससे वॉर की भरपाई के लिए जो भी साधन हो, चाहे वो हॉर्मुज को टेम्पररी टोल नाका लगा दें उस पर, उसके लिए कर दें। तीसरा, जो अमेरिका हमेशा बार बार कहता रहा है, इजराइल कहता रहा था, अनकंडीशनल सरेंडर, वो उन्होंने गिव अप कर दिया है। उनको लगता है कि शायद अब अनकंडीशनल सरेंडर क्या, अब तो वैसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन एक कॉशन मैं यहां ये भी दे दूं, अमेरिका और इजराइल अभी भी तैयार बैठे हैं कि एक छोटा, एक यूं कहें कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट एक वॉर भी हो सकती है, अटैक भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि जिस तरह के पोस्चरिंग दोनों तरफ से हो रही है, उनको देख के नहीं लग रहा है कि ईरान मानेगा और ईरान की शर्तों को अमेरिका मानेगा। हल इसका यही है कि दोनों डिप्लोमेटिकली अगर सेटल कर लें तो कर लें, नहीं तो ट्रंप साहब को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो यहां से बोरिया बस्ता बांध के जो एक्सेस ट्रूप यहां लाए हैं उन्होंने 50,000 के करीब, उसको लेके वापस वो अमेरिका चले जाएंगे और जितने भी बेसेस थे वो वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन वो इनइफेक्टिव रहेंगे। बाद में अरब स्टेट्स ही कहेंगे यहां से निकलो क्योंकि तुमने हमारा प्रोटेक्शन नहीं किया। ठीक है, ये पूरे युद्ध का ठीकरा इसके बाद अरब राज्यों पे, पाकिस्तान पे या उन देशों पे, भारत जैसे देशों पे फोड़ना चाहते हैं जो उनसे तेल खरीदते हैं, जो उनको सामान बेचते हैं। तो इस समय एक बहुत नाजुक मोड़ पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ट्रंप साहब को शायद ये अंदेशा नहीं था, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, वो अनपॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन ईरान इस समय तो मैं कहूं कि सर्वहारा है, कुछ उसको हारने के लिए बचा नहीं है। ईरान को जो भी है वो जीतना ही है, इसीलिए वो पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन ईरान ये भी जानता है कि अगर यही दुर्दशा रही उसके देश की तो वहां के लोग फिर से सड़कों पर आएंगे और वो जो चरमराई हुई व्यवस्था है IRGC की और जो शासक बच गए हैं पुराने रिजीम के, उनको खत्म करने के लिए। अखिल, बहुत देर से उनको चर्चा में शामिल नहीं किया। अखिल, चीन का क्या रोल होगा? क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि भाई ईरान की ताकत के पीछे भी चीन और रूस हैं, और अगर कोई ईरान को कहीं से भी थोड़ा बहुत मनवा सकता है तो वो भी चीन और रूस ही हैं। तो चीन कब तक साइडलाइंस पे वेट एंड वॉच करेगा? देखिए, चाइना जो है वो सामने खुलकर तो नहीं आएगा और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला कि वो ईरान के लिए लड़ाई भी करेगा। चीन एक गलती कभी नहीं करेगा। हाँ, ये बात सही है कि चीन और रशिया जो है वो पीछे से उनको शक्ति देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो उस तरीके से उपकरण देने की मदद है, इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। देखिए, चाइना ने साफ तौर पर बता दिया है, बोला है कि ये जो ये लड़ाई जो चल रही है, युद्ध जो हो रहा है, इसको ये बातचीत के ही जरिए इसका समाधान निकलेगा, ना कि युद्ध करने के। ये सख्त मैसेज जो है वो ट्रंप के सामने भी ये बोला है जब ट्रंप और शी की मीटिंग हुई थी। और चीन ने समय समय पर
सार्वजनिक तरीके से तौर पर ये बात बोली गई है कि इसका समाधान जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से ही निकलेगा, ना कि युद्ध के तरीके से। और चीन लेकिन फिलहाल तो डिप्लोमेसी फेल हो रही है, बम गोला बारूद एक पूरे चल रहे हैं, डिप्लोमेसी की बातचीत के बीच में भी बम गोला बारूद चल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से बंदर अब्बास जो पोर्ट है वहां पर, लारक आइलैंड पर किस तरह से हमले हुए हैं। तो फिलहाल लगता नहीं है कि ये जंग जो है वो कहीं से थमती हुई नजर आ रही है। ये एक पॉज है, टाइम बाइंग है दोनों तरफ से, कुछ बातचीत बन जाए तो बन जाए, जो कि फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं तो एक बड़ा युद्ध जरूर होगा, उसके बाद शायद कोई इतना कमजोर हो जाए कि अल्टीमेटली उसे शर्तों को मानना पड़े। प्रमीत साहब आप, अमिताभ जी आपका और रिजवी साहब आपका, अखिल आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।